What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टडी लॉर्ड फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. आज सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं. जो कल हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों के सामने दे रखे हैं. तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो पुरानी पार्लियामेंट है उसके साथ भी कंपेयर करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में एक थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए. सबसे पहले तो यहां पर बात करते हैं, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के लिए एक नई बिल्डिंग अभी तैयार की गई है. तो जो ये नई बिल्डिंग यहां पर बनने वाली है, इसका टारगेट रखा गया है कि आने वाले टाइम में 2022 तक ये बिल्डिंग हम लोग को कंप्लीट करनी है. आखिर 2022 तक क्यों? क्योंकि 2022 में हमारी कंट्री की आजादी के पूरे 75 साल जो है वो पूरे होने वाले हैं. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में यहां पर ये स्टेप उठाया गया है. इसमें क्या क्या बातें यहां पर बोली जा रही है. पहली जो बिल्डिंग थी हमारी कंट्री में, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, ऐसी गोल आकृति की पार्लियामेंट थी जो आप लोग नॉर्मली देखते हैं आज के टाइम पर ये जो नई बिल्डिंग यहां पर आ रही है, ये ट्रायंगुलर शेप में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि त्रिभुजाकार आप लोग यहां पर इसका आकार नजर आएगा. टोटल जो एरिया है, ये एरिया यहां पर बोला गया है कि इसका पर्टिकुलर ये 64,500 स्क्वायर मीटर में आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा. तो यहां पर लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉज भी आप लोगों को यहां पर इसके अंदर नजर आएगा. ये काफी इंटरेस्टिंग है, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहां पर काफी ज्यादा दिमाग लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा. देखिएगा आप लोग क्या क्या बातें की जा रही है. हमारी कंट्री के जो सिंबल हैं, जैसे नेशनल सिंबल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पीकॉक जो होता है मोर, तो हमारी कंट्री में लोकसभा में आप लोगों को नेशनल बर्ड मोर नजर आएगी. राज्यसभा के अंदर लोटस, जो कि नेशनल फ्लावर है हमारी कंट्री का, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो एक तरीके से देखा जाए, आप लोगों को पता है सिंबल क्या है हमारी कंट्री में आज के बीजेपी का, तो यहां पर इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी कई बार यहां पर देखने को मिल जाता है. इसी के साथ में जो सेंट्रल लॉज है, उसमें आप लोगों को जो बनियान ट्री यानी कि नेशनल ट्री हमारा देखने को मिलेगा. तो ये आप लोगों से डायरेक्ट मैच करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा में क्या और राज्यसभा में क्या, और इसी के साथ में सेंट्रल लॉज में क्या आप लोगों को देखने को मिलने वाला है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ में जो क्राउन के तौर पर हमारी कंट्री में नेशनल पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर नेशनल एम्बलम आप लोगों को यहां पर नजर आएगा. ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों से एक क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट अगर बात की जाए, लोकसभा की जो कैपेसिटी है, ये आप लोगों को 888 आप लोगों को देखने को मिलेगी. फिलहाल आप लोगों को अगर लोकसभा के मेंबर की हम लोग बात करें तो कितने हैं? वो हैं 543. जी हां, 543 मेंबर प्लस 2 जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर हुआ करते थे, वो अब हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं. इसके बारे में अगर थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात करूं, तो आप लोगों से कई बार देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं कि एंग्लो इंडियन जो हमारी कंट्री में अगर बात की जाए, तो नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे एंग्लो इंडियन. वे नॉमिनेटेड कौन से हुआ करते थे? कुछ ऐसे लोग हमारी कंट्री में, आप लोगों को पता है लगभग 200 साल तक अंग्रेज रूल करके गए, तो उस टाइम पर ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में शादी की है, उन्होंने हमारी कंट्री के लोगों के साथ में, हमारी कंट्री के लोगों ने उनके साथ में शादी की है, तो वो भी एक कम्युनिटी बन चुकी है हमारी कंट्री में, जिसको एंग्लो इंडियन हम लोग बोलते थे. तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है यहां पर पार्लियामेंट के अंदर में, ताकि उनके हकों के बारे में बात की जा सके. आखिर हमारे द्वारा जो चुने गए सांसद भेजे जाते हैं हमारी पार्लियामेंट में, हमारी संसद में, तो वही तो लोग होते हैं जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. पर लेकिन जब हमारी कंट्री में ये सारे प्रोविजन बनाए गए थे, तो उस टाइम पर बोला गया था हमारी कंट्री में अगर आर्टिकल आप लोग 334 के अंदर जाओगे, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 10 ईयर के लिए ओनली यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन इनको दी गई थी, 10 साल के लिए. पर लेकिन 10 साल के लिए जो रिप्रेजेंटेशन दी गई, फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया, तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ती चली गई 10 साल से. फिर इसको यहां पर ये 1970 में 8th अमेंडमेंट के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया, फिर आगे चलकर फिर ऐसे ही बढ़ाई गई. तो चीजें जो है वो काफी लंबे समय से ऐसे ही बढ़ती चली आ रही थी. पर लेकिन फिलहाल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, 2020 इसने जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन सीट जो पार्लियामेंट में थी या फिर स्टेट असेंबली के अंदर थी, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया. तो ये जो डिसकंटिन्यू किया गया, इसके लिए क्या किया गया हमारी कंट्री में? इसके लिए 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया 2019 में. तो इसके चलते ये जो बिल लाया गया 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान में जो संशोधन किया गया, इससे अब पार्लियामेंट में एंग्लो इंडियन की सीट आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है. तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है, याद रखना इसको. पर लेकिन इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ये बिल का नंबर 126 था, पर लेकिन जब ये एक्ट बना तो वो बना 104वां. तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन 104वां था, जब इसमें चेंज किया गया कि एंग्लो इंडियन की सीट नहीं देखने को मिलेगी.
तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर एंग्लो इंडियन की जो सीट है वो आप लोगों को नजर नहीं आती है। आगे समझ में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो पूछ लिया करो, इसको माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए, बस डाउट सारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बोलूं, पहले हम लोग बोलते थे कि यार हमारी कंट्री में ना लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं, तो अब ये 545 नहीं है, 543 सीट अब हमारे अंदर लोकसभा के अंदर रह गई हैं। और अगर बात करें राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा के अंदर 245 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो अब यहां पर ये 245 सीटें हैं, तो यहां पर जो लोकसभा की सीट है उनको बढ़ाकर कितनी की जा रही है, यहां पर उनको बढ़ाकर की जा रही है 888 सीटें यहां पर की जा रही है, ठीक है। करंट चैंबर जो है मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, ये यहां पर 552 सीट हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा के अंदर 384 सीट यहां पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ में जो कैपेसिटी है, जैसे ज्वाइंट सेशन अगर चलाना है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में ज्वाइंट सेशन आप लोग लेकर आ सकते हैं। जो हमारी कंट्री में अगर बिल को पास कराना है तो ज्वाइंट सेशन आप लोग लेकर आ सकते हैं। ज्वाइंट सेशन पर लेकिन अगर संविधान में संशोधन करना है उसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं ले पाएंगे आप लोग जो नॉर्मल बिल होते हैं उनके लिए ज्वाइंट सेशन आप लोग लेकर आ सकते हैं। और ज्वाइंट सेशन का जो प्रोविजन हमारे संविधान में वो आर्टिकल 108 में रखा हुआ है। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 108 में। तो यहां पर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इसीलिए इसकी जो कैपेसिटी है यहां पर ज्वाइंट सेशन के लिए, तो यहां पर 1272 के करीब यहां पर इसकी कैपेसिटी रखी गई है, अगर ज्वाइंट सेशन यहां पर निकल कर आता है तो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। टाटा ने आप लोगों को नमक खिलाया अब तक, अब टाटा जो है यहां पर पार्लियामेंट बनाएगा। तो ये याद रखिएगा, टाटा का नमक, टाटा की पार्लियामेंट, तो देश में पार्लियामेंट में देश का खून, देश का नमक दौड़ेगा, ठीक है। इसका जो आर्किटेक्चर यहां पर ये एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में कंप्लीट डेडलाइन रखी गई 2022 तक। 2022 का जो विंटर सेशन होगा, ये 75वीं एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट करेंगे तो ये हो सकता है इसी के अंदर देखने को मिले। टोटल एस्टिमेशन की जो कॉस्ट है ये 971 करोड़ रुपए यहां पर इसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बने अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहेगा तो फिर चीजें जो है वो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी है। जो नई बिल्डिंग है ये तो अभी आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी। पुरानी बिल्डिंग जो थी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की, उसके लिए जो चीजें तैयार की गई थी हम लोगों ने, वो 1913 में चीजें तैयार की गई, ठीक है। 1913 में चीजें क्यों तैयार की गई, क्यों आप लोगों को पता है कि 1911 में हमारी कंट्री में जो कैपिटल है वो कोलकाता से ट्रांसफर की गई थी दिल्ली में। कौन थे जिनके द्वारा ट्रांसफर की गई थी, याद है आप लोगों को? नहीं याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसको सर्च करके बताइएगा, ये होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। अगर बात करूं आगे थोड़ी सी, तो वॉइसराय के बारे में आप लोगों से बात की जाती है। जो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया, हमारी कंट्री में जब कंप्लीट पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन देखने को मिला, तो ये 1921 से स्टार्ट हुआ और 1927 में इसको कंप्लीट किया। जब इसको कंप्लीट किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उस टाइम में हमारी कंट्री के वॉइसराय कौन थे? वॉइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था। हालांकि बाद में इनको वॉइसराय बोलना स्टार्ट कर दिया था, जो 1857 की क्रांति थी उसके बाद में। तो ये थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन ये थे यहां पर, जो कि लॉर्ड LORDIRWIN, ठीक है। तो ये IRWIN, ठीक है। तो विन के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा, लॉर्ड विन, ठीक है, इरविन, ओके। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो बनाई गई थी, तो ये उस टाइम पर बनाई गई थी। उसको डिजाइन किया गया था यहां पर, ये है यहां पर एडविन लुटियन और जो हर्बर बेकर है उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। प्रेजेंट पार्लियामेंट का जो बेसिकली खाका है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर न रहे। तो यहां पर याद रखना इसके बारे में, ये कौन है यहां पर, ये यहां पर HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसको लीड कौन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं यहां पर बिमल पटेल। तो इनका BP हाई हो गया इसको डिजाइन करने में, यानी कि इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम सारा इतना लार्ज स्केल पर एक ह्यूज डेवलपमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके नाम पर आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए जिसको लेकर। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर, ये फिलीपीन सी, जाकर मैप में नहीं आ रहेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और सैल्यूट है जो भी मॉर्निंग में उठ रहे हैं, मजा आ गया देख के। आज तो आप लोगों ने मतलब एक तरीके से काफी सारे लोग उठ गए, आज लगभग 1400 प्लस लोग मॉर्निंग में उठ गए। तो इसी तरीके से आप लोगों को उठते रहना है, तो नजर न लगे काला टीका लगा लेना, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए लाइफ को। काफी अच्छा लगता है यार जब मॉर्निंग में आप लोग साथ में उठकर इस तरीके से एंजॉय करते हैं। आइए अब यहां पर नजर डाल लेते हैं आज के आर्टिकल्स के बारे में। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर मेन आर्टिकल है, ये हमारी कंट्री में जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है ना उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। तो काफी डिटेल में यहां पर इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, और खासकर जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट आप लोग ये आर्टिकल बोल सकते हैं।
साइड वाला आर्टिकल यहां पर किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को यहां पर इसके बारे में जानने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में काफी समझदारी का काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। मेडिसिन को लेकर हफरा तफरी देखने को नहीं मिल रही है, प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर होने चाहिए, उसके बाद में मेडिसिन को लेकर आगे आएंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग यहां पर देखने में लगा। इसी के साथ में यहां पर तेलंगाना की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आईटी प्रोजेक्ट जो मैनेजर हैं वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, तो इसको बताना है कि क्या ये सही है, क्या यहां पर ऐसा चल रहा है, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। ये वाला आर्टिकल यहां पर फिर से ईरान और यूएसए के बारे में बातें कर रहा है। इसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहीं पर ही दे देता हूं। आप लोगों को पता है आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो कि 46वें प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडन चुनकर आए हैं। कौन आए? जो बाइडन। तो जो बाइडन जो प्रेसिडेंट आए हैं वो रिप्लेस करने वाले हैं 45वें प्रेसिडेंट जो कि कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो उनको रिप्लेस कर ये 46वें प्रेसिडेंट यहां पर बनने वाले हैं। तो ये जो 46वें प्रेसिडेंट ओथ लेंगे ये जनवरी के महीने में यहां पर ओथ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि जो इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप से होते बराक ओबामा, और बराक ओबामा साहब के द्वारा ईरान के साथ में काफी अच्छे संबंध क्रिएट किए गए थे और ईरान न्यूक्लियर डील लेके आए थे जिसको P5+1 डील के नाम से भी हम लोग जानते थे। P5+1 का क्या मतलब था कि परमानेंट 5 मेंबर हो गए, जो परमानेंट 5 मेंबर है यूएन जनरल असेंबली के, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया और इसी के साथ में यूके हो गया। और यहां पर एक +1 कौन था? ये था जर्मनी। तो इन सबके द्वारा मिलकर ईरान के साथ में डील साइन की गई, पर लेकिन उस डील से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बाहर निकल गए। और सबसे दुखद घटना यहां पर यह थी कि इसमें ईरान की कोई गलती भी नहीं थी। जो डील साइन की गई थी उस पूरी डील को ईरान फॉलो करके चल रहा था, फिर भी ये इससे बाहर निकल गए। अब ईरान के सामने यहां पर अब नई अपॉर्चुनिटी आई है, ईरान के सामने भी और यूएसए के सामने भी, वो डील को कैसे लेकर चलते हैं। पर लेकिन यहां पर ईरान के साथ में जो अभी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी गई, उनकी आर्मी के जो आर्मी के काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे उनको मार दिया गया। तो इससे ईरान के साथ में डील करना अब थोड़ा मुश्किल होगा यूएसए के द्वारा, क्योंकि क्या पता अब ईरान न्यूक्लियर डील फिर से पिक्चर में आए और पता चला फिर से यहां पर गवर्नमेंट चेंज हो, फिर से यहां पर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिले। तो पहले कोशिश करेंगे कि पूरा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसी हरकतें न देखने को मिले, वरना फिर यही कंडीशन नजर आएंगी। अब एक एंगल बनता है यहां पर इजराइल का और यूएसए का। देखिए अगर यहां पर ईरान को सपोर्ट किया था तो इजराइल गुस्से में होगा। अब इजराइल को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि देखना मिलेगा इजराइल जो है पैलेस्तीन के मुद्दे पर काफी ज्यादा गुस्सा रहता है ईरान को, क्योंकि पैलेस्तीन के मुद्दे को ईरान काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट करता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो तिगड़मबाजी बनाए हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। पर लेकिन ईरान और यूएसए के रिलेशन अगर अच्छे होते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील अगर फिर से साइन की जाती है तो हमारी कंट्री के लिए काफी एक अच्छा ये एक माहौल बनाने वाला मुद्दा बोल सकते हैं, क्योंकि ईरान से हम लोग क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीद पाएंगे। ये वही कच्चा तेल है जिसमें से हम लोग डीजल, पेट्रोल, ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल निकालते हैं और फिर अपनी कंट्री में इनको यूज करते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी जो है दूसरी कंट्री के ऊपर, जो दो काफी महंगा तेल हम लोग को बेचते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश है यहाँ पर ईरान, उससे हम लोग तेल खरीद पाएंगे। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और चाहबार पोर्ट जो हम लोग डेवलप कर रहे थे ईरान के अंदर, उसको भी हम लोग प्रॉपर वे में आगे लेकर चल पाएंगे, तो ईरान का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। आज की डेट में ईरान जो है वो हमारे लेकर काफी ज्यादा दुखी आप लोग बोल सकते हैं। रीजन ये कि यूएसए के प्रेशर में आकर हम लोग ईरान के साथ में अपने रिलेशन जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल क्रूड ऑयल खरीदना काफी ज्यादा कम कर दिया है, जिसकी वजह से उसने चाइना के साथ में डील साइन की लगभग 400 बिलियन की। तो चाइना आज के डेट में इसका फुल मजा उठा रहा है ईरान का, जिसके साथ में दूसरी कंट्री से दूर हुई है, पर चाइना ने इसके साथ में और रिलेशन अच्छे बनाए। रीजन क्या था? क्योंकि चाइना की यूएसए के साथ में बनती नहीं है, तो इसलिए यहां पर उन कंट्री के साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश करता है जिसके साथ में जो यूएसए के रिलेशन अच्छे नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान, ये यहां पर पाकिस्तान को यूज करता था पहले यूएसए, अब चाइना ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है और इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है। अभी आप लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट की जो हाइट नापी गई है यहां पर वो है 8,848 ये मीटर, ठीक है। इसमें इनके द्वारा 0.86 की बढ़ोतरी दिखाई गई है यहां पर। चाइना इसको पहले भी एक्सेप्ट नहीं करता था, इंडिया के द्वारा नापी गई थी, तो इसलिए चाइना चाह रहा था कि हम लोग इसको नापें। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो अभी यहां पर इंडिया का नाम हट जाएगा, नापने वाली कंट्री में नेपाल और चाइना का नाम आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी हरकतें चाइना पहले से ही करता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कई सारे बच्चे बोले थे सर वीडियो में क्वेश्चन जरूर दिया करो। देखो कई बार ना यार माइंड से निकल जाता है, पीपीटी में तो रहता है क्वेश्चन पर, लेकिन वो आप लोगों के सामने नहीं ला पाता हूं, तो इसको लेकर आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए। तो आप लोग उसको बाई चांस अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप लोग उसको जाकर देख लिया कीजिए। टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर देता हूं और फेसबुक पर भी पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए। और बाई चांस अगर ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर भी नहीं कोई क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को मैंने फेसबुक टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन पोस्ट नहीं किया है, तो फिर आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन पेपर उठाना पुराने, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें, यूपीएससी, एफरी, स्टेट, पीसीएस, और उन क्वेश्चन को आप लोग लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये नहीं खुद से प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस छूटी तो समझो वो नहीं कहते कि एक डायलॉग यूज किया जाता है नॉर्मली
कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना नहीं घटने देनी आप लोगों को। तो आइए आज का क्वेश्चन है यहां पर, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई जो है उसके द्वारा काफी अच्छा काम किया गया है बिफोर क्लियरिंग इमरजेंसी यूज ऑफ वैक्सीन, यानी कि एक तरीके से मोर डेटा चाहिए उसको, यानी कि डेटा पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट न करो और बोलो कि भैया दवाई को अप्रूवल दे दो, तो ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा बोला गया यहां पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक ओवरव्यू यहां पर ये बता दूं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऑफिस है जिसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीडीएससीओ। तो सीडीएससी जो है यहां पर ये हमारी कंट्री में ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा क्योंकि काफी सारी दवाइयों को अप्रूवल देने की बात की जा रही है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में यहां पर जो रेस्पॉन्सिबल है अप्रूवल ऑफ लाइसेंस फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो दवाइयों के अप्रूवल दिए जाते हैं ना, अभी कोविड-19 की दवाई के लिए सब अप्रूवल मांग रहे हैं, तो अप्रूवल कौन देगा? अप्रूवल देगा यहां पर सीडीएससीओ। अब सीडीएससीओ तो यहां पर मेन ऑफिस हो गया। विद इन सीडीएससीओ यहां पर आप लोगों को ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, यानी सीडीएससीओ के अंदर आप लोगों को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नजर आता है, जो कि फार्मास्यूटिकल यानी कि जो दवाई बनाने वाली जो एरिया है और इसी के साथ में जो मेडिकल डिवाइस बनाने वाले एरिया है उनको यहां पर ये बेसिकली कंट्रोल करता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। इसी के साथ में जो यहां पर डीसीजीआई है इनके ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से एडवाइस भी करता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी जो बोर्ड है और इसी के साथ में ड्रग कंसल्टेटिव जो कमिटी है यानी कि कंसल्ट करना डिस्कस करना उसको भी यहां पर ये एडवाइस करता है। तो ये यहां पर हमारी कंट्री में ऑफिस है अगर किसी पर्टिकुलर दवाई का अप्रूवल लेना है तो जो हमारा पूरा आर्टिकल चलेगा वो चलेगा यहां पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई, आखिर क्या चीजें यहां पर निकल कर आ रही है, तो उसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में बोला गया कि देखिए काफी अच्छा काम यहां पर किया गया है, पेन का यूज किया गया, एक तरीके से अपना जो पावर है उसका यूज किया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो भी यहां पर ये डाउट है या फिर जिसको भी लग रहा है कि दवाई सही नहीं है, इमरजेंसी अप्रूवल के लिए रस कर रहे थे, भागे आ रहे थे कि हमको अप्रूवल दो, हमको अप्रूवल दो, हमको दवाई बेचनी है, तो बेसिकली वो किस लिए आ रही है सारी कंपनी दौड़ दौड़ कर, क्योंकि जिसकी दवाई मार्केट में पहले आएगी, जिसका इफेक्ट ज्यादा देखा जाएगा, उसी की दवाई मार्केट में सब खरीदते हुए नजर आएंगे। तो बेसिक पर्पज इसका यहां पर यह था कि दवाई हमारी मार्केट में निकले और हमारा प्रॉफिट हो। हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीजें यार, इनको ना अगर प्रॉफिट के तरीके से देखेगा ना तो इंसान के मन में पाप आएगा, और इंसान के मन में अगर एक बार पाप आ गया तो वो इंसान को नुकसान पहुंचाएगा और एथिकल भी ये ठीक चीज नहीं है देखने के लिए। तो यहां पर इनने क्या किया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसको डीसीजीआई बोलूंगा अब मैं आगे, डीसीजीआई। तो इनके द्वारा ये किया गया कि यहां पर जिनको डाउट लग रहा था ये सारी चीजें, तो किसी को भी यहां पर अप्रूवल नहीं दिया गया और बोला गया यहां पर एक तरीके से जो भी दवाई यहां पर टेस्ट की जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सफिशिएंट अगर डेटा इनको नहीं मिल रहा है तो इनको अलाउ किया जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग है तो इंडिया में हो रही है, कहीं और भी हो रही है, पर लेकिन सफिशिएंट डेटा होना चाहिए कि आप लोगों ने प्रॉपर ट्रायल यहां पर की है, ऐसे नहीं है कि वैसे काम चलेगा। और इन्हीं के द्वारा एक डिसीजन ये भी लिया गया एडिशनल सेफ्टी, और जो यहां पर जो एक तरीके से इम्यून सिस्टम का नाम आप लोगों ने सुना है, आप लोगों की बॉडी जो है ना उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम नाम की चीज होती है। अगर कोई भी बीमारी आप लोगों के अंदर होती है तो इम्यून सिस्टम उसके साथ में लड़ता है, बिल्कुल इस तरीके से बोल सकते हैं कि उसको उठा उठाकर पटकता है पहले, पर लेकिन अगर जब यहां पर ऐसा हो जाता है कि आप लोग भी बिल्कुल हरकतें कर देते हैं, बिल्कुल ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना अच्छा खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना अच्छा प्रॉपर नींद ले रहे हैं, तो फिर क्या करता है, इम्यून सिस्टम डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इम्यून सिस्टम बोलता है कि भैया मेरे बस की बात नहीं रही है बीमारी, तुम ना अब इस एरिया को अपने अंडर में ले लो, तो फिर पूरी बॉडी जो है वो बीमारी के अंडर में चली जाती है। तो उस इम्यून सिस्टम को अगर सही करना है तो फिर दवाई दी जाती है, वो फिर से खड़ा होता है, उसके अंदर फिर से पावर आती है और फिर से वो दवाई से लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसी के चलते यहां पर ये जो डेटा है अभी हमारी कंट्री में ये सारा डेटा जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे के अंदर, और इसी के साथ में हैदराबाद बेस्ड जो यहां पर भारत बायोटेक है, तो उनके बारे में अगर बात करें तो प्रायोरिटी जो है इमरजेंसी अप्रूवल की जब बात करें तो उनके द्वारा बोला गया कि प्रॉपर वे में जब तक स्टडी नहीं की जाती है साइंटिफिकली तब तक यहां पर अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए। साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, देखिए अगर दवाई बनानी है ना तो ये एक प्रॉपर तरीका है, इससे होकर गुजरना है। यानी कि जैसे आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को एग्जाम में क्लियर कर आप लोगों को कोई एग्जाम क्लियर करना है, मान लीजिए आप लोगों को यूपीएससी क्लियर करना है, तो यूपीएससी क्लियर करेंगे तो आप लोगों को पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर फॉर्म ही नहीं भरा है तो आगे प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा। फॉर्म भरने के बाद में आप लोगों को प्रॉपर वे में इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। पहले प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेंस क्लियर करना पड़ेगा और फिर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। तब जाकर अगर पीएमआई क्लियर हो जाता है तो तब जाकर आप लोग का बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स सही होगा, यानी कि आप लोगों की बॉडी सही होगी, यानी कि सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये याद रखना।
ये सारे स्टेप आप लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर फाइनल मेरिट में नाम आएगा। पर लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, फॉर्म भर दिया, बस एक तरीके से यहां पर एक्सप्लोरेटरी काम किया और सीधा सीधा एक अप्रूवल मिल जाए और सीधा सीधा हम लोग जो है लिस्ट में आए और तुरंत पहुंच जाए ट्रेनिंग करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना होगा। प्रीलिम्स भी क्लियर करना है, मेंस भी क्लियर करना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है, तभी तो चीजें आगे निकल कर आएंगी। तो एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, तो प्रीलिम्स आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये प्रीलिम्स ऐसा है जैसे आप लोग यहां पर जानवरों के ऊपर एक टेस्ट करते हैं ना, कि यहां पर इस तरीके से चीजें हो रही है, तो जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जाता है चीजों को अच्छे से, यहां कि यहां दवाई सही है नहीं है, फिर इंसानों के ऊपर टेस्ट करेंगे। ये होता है क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, ये क्लिनिकल डेवलपमेंट जो होता है इसको बोलते हैं मेंस। ये लंबे समय तक चलता है और 3 फेज में चलता है। पहले कम लोगों के ऊपर ट्राई किया जाता है, फिर ज्यादा लोगों के और फिर ज्यादा और ज्यादा लोगों के ऊपर। तो पूरा यहां पर यूपीएससी के जो मेंस के जो आप लोग के चारों पेपर, इसके साथ में ऑप्शनल और सारा जो भी आप लोग का एसए वगैरह, एथिक्स पेपर सब यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये क्लियर कर लिया है, तो फिर आप लोगों का यहां पर होगा स्टार्ट ये यूपीएससी का इंटरव्यू। तो यहां पे अगर क्लियर कर लेते हैं, यानी कि रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल यहां से मिलेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग, और तब जाकर यहां पर चीजें होंगी। ये क्या कर रहे हैं, ये प्री तो इन्होंने क्लियर कर लिया है, पर लेकिन मेंस में क्या करें, मेंस में इन्होंने जीएस के 4 पेपर दिए हैं, ठीक है, 4 के 3 दिए हैं, एथिक्स का पेपर नहीं दिया है इन्होंने, इसी के साथ में मेंस का पेपर, मेंस में इन्होंने ऑप्शनल का पेपर नहीं दिया है, और एसए भी ढंग से नहीं लिखा है, और ये बोल रहे हैं कि हमको ना इंटरव्यू के लिए अलाउ कर दो आप लोग, ठीक है, इंटरव्यू यानी कि एक तरीके से इनको इंटरव्यू के लिए लेकर आओ। तो ये यहां पर बोल रहे हैं, तो क्या ये सही है यहां पर, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसी के बारे में यहां पर डीजीसीआई जो है वो ये बोल रहे हैं कि भैया इंटरव्यू में तो तभी जाओगे, पहले अपना मेंस तो क्लियर करके आओ। तो यहां पर ये बोला गया कि पहले पूरे एविडेंस मुझे दिखाओ कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो वैक्सीन है वहां पर वो प्रॉपर वे में आप लोग उसको सीरियल लेके चल रहे हैं, उसमें कोई भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए होगा क्या, आप लोग ये देखिए, अगर कोई पर्सन को ऐसा बैठा दिया यहां पर निकालकर कि हाँ उसने मेंस क्लियर नहीं किया, तो पता चला उसको सोचने समझने की प्रॉपर ताकत ही नहीं है, तो ऐसे आप लोग थोड़ी ना उसको चल के आईएएस बना दोगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना है अपने आप, उससे खुद समझा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे सही नहीं है। तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी तो आगे लेकर चलिएगा उसको। तो इसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर जो बोला गया, अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया कि जल्दी कुछ वीक के अंदर हमारे यहां पर दवाई आने वाली है। तो राइटर ये बोले, उनका मतलब ये नहीं था, इसको मिसलीड तरीके से मत कीजिए, इसको मिसलीड मत कीजिए कि हाँ जल्दी का मतलब ये कि बस 1-2 दिन के अंदर दवाई आप लोगों के सामने आ जाएगी और कोई इसको नहीं देखेगा कि उन्होंने टेस्ट किया है नहीं किया, बस ऐसे ही सामने दवाई आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने विचार से, अपने जो उनको बोला गया एक तरीके से जो ड्रग बनाने वाली कंपनी है, कि अपने दिमाग से गंदे विचार निकाल दीजिए कि आप लोग बिना मेंस दिए इंटरव्यू में पहुंच जाओगे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपर्ट जो कमेटी है यहाँ पर, उसके द्वारा एक ट्रस्ट जनरेट किया गया यहाँ पर, जो एक तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अप्रूवल प्रोसीजर में, पूरा प्रोसीजर फॉलो करके चल रहे हैं, और वो भी पेंडेमिक के टाइम पर जब लोगों की जान जा रही है, वहां पर भी इन्होंने प्रोसीजर को एक तरीके से पूरा फॉलो किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है, पर लेकिन फिर भी इन्होंने एक बार भी दिमाग में ये नहीं लाया कि सुसाइड कर लो। तो सुसाइड का कोई दिमाग में इनके द्वारा नहीं लाया गया। इनके द्वारा बोला गया कि भैया हम लोगों ना डट कर लड़ना है। जो लोग ऐसे होते हैं ना, जरा सी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है, बोलते हैं सुसाइड कर लो, अगर सुसाइड सोल्यूशन है ना तो सब सुसाइड करो, लग के कूद जाओ सारे कुएं में जाकर सुसाइड कर लो। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सुसाइड करने का मन कर रहा है। अरे एक बार सोचो उन माँ बाप के बारे में जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखकर और कितना दर्द झेलकर तुमको यहाँ पर इस दुनिया में लेकर आए हैं। आप लोग सुसाइड कर लो, जरा सी देर में प्रॉब्लम आ गई सुसाइड कर लो। कैसे यार अपने आप को नहीं थाम पा रहे हो, कैसे दुनिया को थामोगे? इससे गंदी चीज, इससे घटिया चीज कोई धरती पे है ही नहीं है जो सुसाइड करने वाली बात आती है। तो इसके ऐसे विचार को कभी दिमाग में मत लेकर आना। और वही 3 इडियट वाली बात कि आप लोगों के पेरेंट्स क्या सोचेंगे जब आप लोगों का उल्टा हुआ शरीर देखेंगे कि हाँ ये वही बच्चा है जो मैंने पैदा किया, माँ ने भी कि हाँ ये बच्चा है जो मैंने इसको लालन पालन किया और इस तरीके से निकल गया। तो ये चीजें कभी भी मायने मत लेकर आओ, गलत चीजें यार, ये इनको दूर रखो अपने दिमाग से। कुछ प्रोडक्टिव सोचो, अच्छी चीजें सोचो, अच्छे लोगों के इन्वायरमेंट में रहो, लोगों से बातें करो, जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करो, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। तो इस तरीके से चीजों को लेकर चलो तो राह आसान हो जाएगी। उसको अपने अंदर दबाए रखना, उसको घुटना, उसको इस तरीके से घुमाते रहना, वो आप लोग को बर्बाद करके रख देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है एक तरीके से मैन्युफैक्चरर के बारे में। जो मैन्युफैक्चरर है, अनफॉर्चुनेट जो कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, उनको जल्दी जल्दी में अप्रूवल चाहिए था। ठीक है, कोई डेटा नहीं है तुम्हारे पास में, प्रॉपर वे में कुछ लिखा नहीं है आप लोगों ने मेंस में कुछ भी, और आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को अप्रूवल मिल जाए, तो ऐसा नहीं किया गया यहां पर। अगर बात करें यहां पर भारत बायोटेक के बारे में, तो ये चाहती थी जल्दी जल्दी इसको अप्रूवल मिल जाए, जबकि 4th फेज का प्रॉपर ट्रायल भी इसके द्वारा नहीं किया गया, उसका डेटा इसके द्वारा सबमिट नहीं किया गया। इसी के साथ में एंटायरली यहां पर अगर सेफ्टी के बारे में बात करें तो यहां पर जैसे मैंने आप लोगों से बात की ना अभी, यहां पर
इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में। तो इसका डेटा फेज 1 फेज 2 का भी देखने को मिला, और इसी के साथ में कंपनी जो है फेज 3 ट्रायल ओनली मिड नवंबर में स्टार्ट किया गया है और इसको अप्रूवल चाहिए, जबकि फेज 3 में काफी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 3-4 महीने, अगर ढंग से उसको प्रॉपर फेज में उसको लेकर चला जाए। तो ऐसे थोड़ी ना होगा भैया, ऐसे थोड़ी ना आप लोग खाने के लिए मिल जाएंगे लड्डू। पहले आप लोग पहले मेहनत तो कीजिए, तो तभी आप लोगों को लड्डू मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें यहां पर यूके के बारे में, तो यूके के द्वारा अप्रूव किया गया यहां पर mRNA, एम क्या है यहां पर मैसेंजर, याद रखिएगा मैसेंजर वर्ड यूज किया था यहां पर दवाई बनाने के लिए। तो यूएस बेस्ड जो यूएस बेस्ड फाइजर है उसको यहां पर अप्रूवल दिया गया। अच्छा, मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को पढ़ाया था कौन पर्टिकुलर जो वुमेन है जिसको पहली वर्ल्ड में औरत बन गई है यूके के अंदर, जिसको ये दवाई दी गई है। और सेकंड कंट्री कौन सी है? सेकंड कंट्री है कनाडा, जिसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है। तो जो यूके है वहां पर जो अप्रूवल दिया गया है, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर की जा रही है, लंदन बेस्ड जो यहां पर एस्ट्राजेनिका है। तो इनके बारे में ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में अगर बात करें, हमारी कंट्री में भी कई सारे ऐसी जो दवाइयां कंपनी दवाइयां बना रही है, पर लेकिन सबको बोला गया कि प्रॉपर डेटा मेरे सामने लेकर आओ तब मैं अप्रूवल दूंगा। अगर बात करें, एक अच्छी पॉइंट यहां पर यह कि 9 ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो है, यानी कि जो 9 ऐसे ग्लोबल में जो मैन्युफैक्चर को बना रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, दवाई को बना रहे हैं, उन्होंने एक ओथ ली थी, प्लेज ली थी, उन्होंने एक ओथ ली थी ज्वाइंटली मिलकर कि हम लोग प्री मैच्योर अप्रूवल के लिए नहीं मांग करेंगे रेगुलेटरी ऑथोरिटी से, हम लोग प्रॉपर टेस्ट करेंगे कोविड-19 की वैक्सीन का और पूरा हाई स्टैंडर्ड दवाई का हम लोग लेकर आएंगे। और जब हमको लगने लगे कि पूरी सेफ्टी हो गई है इंडिविजुअल के लिए, हमारी जो पूरी एक लग रहा है कि पूरी सेफ्टी रह पाएगी यहां पर, वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी और तब हम लोग कोई दवाई लेकर आएंगे। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है यहां पर अगर उनके बारे में बात करें तो इथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से सबमिट करना चाहिए प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, और इमरजेंसी अप्रूवल के लिए तभी आप लोग निकल कर आइए जब आप लोगों को लगे कि जो प्रॉपर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप लोग कंप्लीट कर सके, तो तभी आप लोग यहां पर चीजों को आगे लेकर चल पाओगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम 10 बजे तो आप लोग, मैक्सिमम 10 बजे तक तो आप लोगों को सो जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप लोग बढ़ा रहे हैं अपना टाइम, तो इसका मतलब ये कि फिर आप लोग नहीं उठने वाले हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। तो इसीलिए कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड आप लोगों को रखना पड़ेगा, जो कि यहां पर पॉसिबल होना चाहिए, उसके बिना अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए। तो अप्रूवल के लिए, इमरजेंसी अप्रूवल के लिए यहां पर तो एक तरीके से प्रॉपर जो कंपनी है यहां पर, वो एक तरीके से पब्लिक ट्रस्ट लूज कर देंगी। अगर वो इस तरीके से आनन फानन में कोई गलत दवाई लेकर आ गई ना, तो लोग कोविड-19 की दवाई को यूज करते हुए भी डरेंगे। अगर स्टार्टिंग में पता चला कोविड-19 से तो लोग मर नहीं रहे, पर ये दवाई ले लेकर जरूर मरने स्टार्ट हो गए, तो उसका क्या सॉल्यूशन आप लोग निकालोगे? तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये काफी अच्छा एक आप लोग बोल सकते हैं कि काफी अच्छा काम किया जा रहा है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि वो बोल रहा है कि डेटा लेकर आओ पहले भैया, कि कितना ट्रायल आप लोगों ने किया और क्या क्या रहा, उसके प्रॉपर डेटा आप लोगों के पास में हो, तब यहां पर आप लोग को बोलिए कि इमरजेंसी क्लियरेंस आप लोग को चाहिए, उससे पहले इमरजेंसी क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएगा इसके बारे में, जो भी आप लोग सोचते हैं। ये जो पिक्चर आप लोगों को देख रही है, इस पिक्चर से आप लोगों का क्या तात्पर्य है? ये जो प्रोसीजर है आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं मोंटेसोरी, ठीक है। तो ये जो मोंटेसोरी होता है बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से ये बच्चों को सिखाना, ये अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग तरीके ऐसी आर्टिकल्स को यूज करके बच्चों को एक तरीके से उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उनको गेम, खेल खेल में सीखो, तो वो बेसिकली यहां पर प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो क्या आप लोगों को लगता है अगर ये जो चीज है, जो पर्टिकुलर बच्चे के हाथ में खेल खिलौने वाली चीज, ये चीज सिखाई जानी चाहिए, इसको कोई मैं बोले कि मैं बोलूं कि मैं इसको ऑनलाइन बच्चों को सिखाऊंगा, तो क्या ऑनलाइन पॉसिबल है? यहां पर मैं अपने कहीं घर पे बैठा हूंगा, अपने ऑफिस में बैठा हूंगा, कहीं एक पर्टिकुलर रूम में बैठा हूंगा कहीं, तो मैं यहां पर बच्चों को बोलूं कि इस तरीके से, जबकि उनके पास में कोई उनको इक्विपमेंट नहीं दे रहा हूं, तो ये कितने हद तक पॉसिबल है? तो एक तरीके से थोड़ा सा टफ लगता है कि ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स जो है, हो सकता है कि वो एक ऐसा माहौल घर में दे दें, पर लेकिन सारी चीजें नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर राइटर जो बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर एरिया में, तो इनके द्वारा बोला गया कि जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया कोविड-19 ने, जिसके चलते एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरी। तो प्रैक्टिकल जो ज्ञान होता है वो आप लोगों को लैबोरेटरी में देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यहां पर जो मोंटेसरी स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा जब बोला गया वो वर्चुअल लर्निंग यहां पर करा रहे हैं बच्चों को, तो इन्होंने बोला कि पहले तो मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल ही एक तरीके से सही नहीं है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मजाक कर रहे हैं, पहला ऐसा लगा, पर लेकिन वो जो मजाक उनके द्वारा बोली गई थी, वो मजाक जो है अभी फिलहाल जो है रियलिटी होती हुई नजर आ रही है कोविड-19 के टाइम पर, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जो इस तरीके से जो क्वेश्चन लग रहा था कि ये इररिलेवेंस है, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो अभी रिलेवेंस चल रहा है। तो एक तरीके से यहां पर जो स्कूल है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो आज की डेट में इस जो आज के डेट में सब कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से उसको ऑनलाइन लेकर आ जाए। और इसमें जो प्राइवेट की बात कर लीजिए, चाहे गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, वो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे जूझ भी रहे हैं, उनको इंस्टॉल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और प्रॉपर उसके लिए खर्चे की भी यहां पर जरूरत पड़ती है। और खासकर टीचर के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन अब बढ़ गया है,
पहले क्या था, कई सारे टीचर जो थे वो यहां पर कुछ तरीके कुछ के ऊपर बढ़ा कुछ के ऊपर बढ़ा भी नहीं है, ये तो डिपेंड करता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे संविधान की किताब है हमारी कंट्री में, अब संविधान कितना अच्छा हो कितना बुरा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले की मनसा अच्छी नहीं है। इंप्लीमेंट करने वाले की अगर मनसा अच्छी है तो संविधान अच्छा है, इंप्लीमेंट करने वाले की मनसा बुरी है तो संविधान बुरा है। क्योंकि एक तरीके से ये इंसान की फितरत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है। एक गिलास पानी भरा हुआ है, एक बोलता है आधा गिलास इसमें खाली है, एक बोलता है आधा गिलास भरा हुआ है, तो यहां से पता चलता है कि इंसान उसको लेकर कैसे चल रहा है। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि भगवत गीता में हजारों साल पहले बोल दिया गया था ये, तो इसीलिए इसको इंप्लीमेंट करना डिपेंड करता है। तो अभी जो फिलहाल है बात की जा रही है नोवल कोरोना वायरस के चलते एक प्रेशर आ गया एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। देखिए नोवल कोरोना वायरस ने एक नया माहौल क्रिएट कर दिया है। इंसानों को पहले तो उनकी औकात दिखाई है, जिनको लगता था कि हम लोग भगवान अल्लाह गॉड बन चुके हैं कि भैया तुम हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है। इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है, पूरा पोल्यूशन फैला रखा है। पहले लगता था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, पर अब सब तैयार हो गए हैं। जब पता चला ना तो वो गर्दन पे तलवार लटकी कोरोना की, तो सबके जो एक तरीके से दिमाग है वो ठिकाने आ गया है। तो जो प्रेशर अभी यहां पर देखने को मिल रहा है एजुकेशन सिस्टम पर, सेम प्रेशर आप लोगों को इन्वायरमेंट के ऊपर, जो खासकर एक तरीके से इंप्लीमेंट के ऊपर, खासकर इकोनॉमी के ऊपर, हर एक एरिया में आप लोगों को प्रेशर नजर आ रहा है। पर लेकिन एजुकेशन सिस्टम में इसका खतरनाक प्रेशर नजर आया। तो इसी के चलते जो लगता था कि कोई ऑनलाइन जाकर सीख सकता है क्या, वो ऑनलाइन जो पहले एक तरीके से कोई ऑल्टरनेटिव की तरीके से नहीं देखता है, आज की डेट में वो कंपल्सेशन बन चुका है कि ऑनलाइन जाकर पढ़ना हो गया है यहां पर जरूरी। पर लेकिन सबसे बुरी कंडीशन जो मुझे ऑनलाइन की यहां पर लग रही है ना, वो है बच्चों के अंदर जो डिस्ट्रक्शन निकल कर आ रहा है। आप लोग खुद भी देख लीजिए, मोबाइल आप लोग का दुश्मन बन चुका है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग उसको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग मान लीजिए मॉर्निंग में आए नैनो मैगजीन देखने, ठीक है, उसके बाद में 7 बजे आप लोग की जो वीडियो आ रही है वो आ रही है हिंदू न्यूज़पेपर, बीच में जो टाइम है यहां पर उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, कभी कपिल शर्मा का शो देख खोल के बैठ गए, कभी कोई और वीडियो खोल के बैठ गए, तो आप लोगों को पता चला 4 बजे से 7 बजे तक ऑनलाइन ही बैठे हुए हैं। ये सही तरीका नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन आप लोग कितनी देर बैठना है और उसमें ही आप लोगों को उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि यूट्यूब के बेसिकली यूट्यूब की एल्गोरिथम है कि आप लोगों को चीजें अच्छी से अच्छी नीचे दिखाता रहेगा। कोई जोक की वीडियो आ गई, उल्टे सीधे थंबनेल लगा रखे हैं, कोई टाइम पास कर रहा है उल्टी सीधी चीजें बता रहा है, तो यहां पर डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, पहले बड़े मजे मजे में बोल देते थे जरा सी देर में कि यार पहले ना रिसोर्सेज नहीं होते थे, संसाधन नहीं होते थे, आज तो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। अब ये नहीं दिख रहा है कि दिमाग कितना दही हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन मिल जा रहा है, उसमें क्या क्या कचरा भर गया ऑनलाइन आके, तो वो भी देखना पड़ेगा। अब इस कचरे में से बिल्कुल अच्छी चीजें आप लोगों की छांटना बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे भूसे के ढेर में से एक सुई निकाल के लेकर आना। तो ये पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी एक काफी टफ टास्क हो गई यहां पर। और सबसे बुरी बात जो यहां पर बोल रहे हैं, यहां पर राइटर भी ये बोल रहे हैं कि सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ से कूद रहे हैं। एक से एक एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कोई गाजर बेच रहा है तो कोई मूली बेच रहा है, कोई खीरा बेच रहा है तो कोई तोरी बेच रहा है, सब बोल रहे हैं कि हमारी सबसे बेस्ट है और डिस्काउंट ले जाओ। वो चीजें जो देख रही हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसे को लेकर भी दिक्कत है, तो उसको कैसे लेकर चलें तो वो भी समझाने वाली बात है। तो यहां पर आज की डेट में सिचुएशन जो है खासकर रूरल एरिया में, खासकर रीजन वाइज जहां पर ना इंटरनेट की फैसिलिटी देखने को मिलती है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, तो वहां पर भी आप लोगों को ये ऑनलाइन अगर लेकर चीजें चलनी है तो उसके लिए कई सारी चीजें यहां पर की जा रही हैं। सबसे पहले तो जो एग्जाम आज के डेट में देखने को मिल रहा है ना, सिलेबस जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है, टीचर के ऊपर और ज्यादा बर्डन आ रहा है यहां पर। पहले तो बच्चों को पढ़ाए ऑनलाइन बैठकर, फिर उनके मैसेज पढ़े सबके, फिर उनको रेस्पॉन्ड करे, तो एक तरीके से टीचर जो है उसका भी एक तरीके से काम जो है काफी बढ़ गया है। पर लेकिन ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है कि उसका जो इंटरेक्शन है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था वो काफी कम हो गया है। तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो स्टार्ट तो कर दिया यहां पर हम लोगों ने कि हाँ चलिए सही है, पर लेकिन इसकी इंप्लीकेशन क्या होने वाली है उसको हम लोग अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अनडाउट की इंटरनेट काफी अच्छा फायदा पहुंचा रहा है, उस टाइम पर सब घर में पड़े हैं, अपने मोबाइल को यूज करके एजुकेशन ले पा रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में ये कहां जा रही है, किस लेवल पर जाकर ये चीजें खत्म होने वाली है, तो वो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। क्योंकि एक वो तरीका था जब यहां पर सामने बैठकर टीचर पढ़ा रहा है, वो सारी चीजें थी, उसके साथ में कैसे एक्सपीरियंस टीचर का एडवाइस, वो सारा एक माहौल जो बच्चों को मिलता था, वो सारी चीजें वो अब एक साइड में हो गई है। और जो कोचिंग है यहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को ना घर पर ही सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे, बस टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं। अब बच्चों को पसंद आ रही है, बच्चों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चा उसको ढंग से ले रहा है नहीं ले रहा है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। उनको क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी प्राइवेट कंपनी यहां पर बोल रहे हैं, जो राइटर अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, यहां पर बोल रहे हैं कि आज की डेट में एक माहौल बस ये हो गया है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ कहीं हमारा बच्चा पीछे ना हट जाए। बल्कि टीचर को तो आइडिया ही नहीं है आज के डेट में, अगर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ज्यादा बात करें, अगर कोई गांव में टीचर है तो वो क्या करेगा, गांव में कोई पेरेंट है वो क्या करेगा, पेरेंट्स को कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो बच्चे को क्या करेगा, पापा मुझे फोन चाहिए, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो क्या करेगा, फोन ला के दे देगा। अब उसको थोड़ी ना पता है कि ऑनलाइन क्लास के बराबर में कुछ और भी चल रहा है बच्चे का, वो गेम खेल रहा है बैठकर, ठीक है, उल्टी सीधी वीडियोस देख रहा है बैठकर, तो उसका आप लोग क्या करेंगे।
तो वो चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो पेरेंट्स को कुछ आइडिया नहीं है किस तरीके से जज करना है, और खासकर जो प्राइवेट कंपनी है वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोगों के बच्चों का कोई लॉस नहीं होने देंगे, ठीक है। स्कूल नहीं चल रहे हैं तो क्या है, हम है ना, हमारा बिजनेस बढ़ाओ ना। तो इस तरीके से दुनिया भर के ऑनलाइन कोर्स आज के डेट में बेचे जा रहे हैं, और दुनिया भर के उल्टे सीधे एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो ये भी बात करते हैं कि हम लोग बाप के बच्चे का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हम लोग यहां पर बढ़ाएंगे, ठीक है। पर लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहां पर कई सारी सेल्फ स्टाइल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई सारी क्लिक बेट की जाती है, थंबनेल कुछ और लगाते हैं, वीडियो के अंदर कुछ और देखने को मिलता है, उसी में आप लोगों को गंदे गंदे कई सारी उल्टी सीधी हरकतें नजर आती हैं, वहीं पर एजुकेशन चल रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग एक शादी में जाते हैं ना, वहां पर आप लोग को रसगुल्ला भी देखने को मिलेगा, वहां पर आप लोग को एक तरीके से रसमलाई भी देखने को मिलेगी, गाजर का हलवा भी नजर आएगा। मुंह में पानी आ रहा है क्या? मेरे भी आ रहा है बोलते हुए तो वहां पर आप लोगों को चूज करना है कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। वहीं पर गोलगप्पे भी देखने को मिलेंगे, वहीं पर आप लोगों को चाउमीन भी नजर आएगी, वहीं पर आप लोगों को मतलब ये सारी चीजें जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं पर आप लोगों को मेरी फेवरेट चीज भी नजर आएगी, वो क्या है? फ्रूट चाट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर आप लोगों को नजर आएगी, पर आप लोगों को चूज करना है कि आप लोगों को क्या खाना है वहां पर। तो इसी तरीके से ऑनलाइन मीडिया में भी यही हो गया, कहीं गेम चल रहे हैं, कोई ऐप मेकर है, कोई कुछ इंस्ट्रक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सब अपनी अपनी चीजें बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आप लोगों को कौन आप लोगों को ज्यादा लुभा पाता है, वही यहां पर जीत कर चला जाएगा। तो ये एक तरीके का जो पहले कवच था कि घर पर बच्चे हैं, टीचर के सामने बच्चे हैं, पेरेंट्स के सामने बच्चे हैं, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो चीजें जो एक निगरानी पेरेंट्स रख पाते थे, अब वो चीजें नहीं है। जरा सी देर में 2-3 टैब खोल लिए, कंप्यूटर पे अगर बैठे हैं, पेरेंट्स आए तो इस एजुकेशन वाला टैब खोल लिया, जरा सी देर में उसको साइड में किया, तुरंत स्टार्ट हो गए, गेमिंग चल रही है, उल्टी सीधी चीजें देखी जा रही हैं, ठीक है। तो ये हरकतें जो हो गई हैं, ये कहीं ना कहीं इजी नहीं है अभी यहां पर एक तरीके से एस्टिमेट करना कि किस लेवल पर यहां पर ये इंपैक्ट डालने वाली है। आगे पता चलेगा, इसको हम लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। और सबसे खतरनाक चीजें क्या है, ये सारी चीजें इंडोर चल रही हैं, घर के अंदर चल रही हैं, और माँ बाप भी एक रूम दे देते हैं बच्चों की, भैया पढ़े, डिस्टर्ब ना हो पाए बच्चा। तो इसके चलते उसका जो ह्यूमन और सोशल इंटरेक्शन है सोसाइटी में, वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। यानी कि आगे आने वाले टाइम में वैसे ही ऑलरेडी मोबाइल ने लोगों के साथ में इंटरेक्शन लोगों का बंद कर दिया है। अब एजुकेशन भी अगर ऐसे जाएगी तो बच्चे का बचपन ही खत्म हो जाएगा यहां पर। तो उसको कैसे लेकर चला जा रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बस यहां पर क्या कर रहा है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और वो रिजल्ट इंसान से ला रहे हैं कि मशीन से ला रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एजुकेशन की थ्योरी के बारे में बात करें तो यहां पर अगर लिमिटेशन की हम लोग बात करें तो आईटी रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो यहां पर इसको एक अलग तरीके से देखकर चल रही है। अर्ली जो यहां पर एक तरीके से जो करिकुलम के बारे में बात करें तो यहां पर यह दिखाया जाता था कि आज के डेट में पता है क्या बोल रहे हैं, आज के डेट में ये बोल रहे हैं कि बच्चा अगर है कोई, मान लीजिए कोई बड़ा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, हालांकि ये लाइन आगे अभी बता देता हूं आप लोगों को, अगर कोई छोटा बच्चा है और वो बड़े बच्चों के यहां पर सवाल एक तरीके से सोल्व कर रहा है, ठीक है, बड़े बच्चों की तरीके से सोच रहा है एक तरीके से, तो उसको ये बोलते हैं कि वो मैच्योर हो चुका है काफी, ठीक है। जबकि उसका बचपना खत्म हो रहा है, वो सोशल इंटरेक्शन उसका खत्म है, घर में पड़ा रहता है 24 घंटे, तो उसका एक ह्यूमन जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज के में क्या कर रहे हैं, ऐप का डिजाइन स्टार्ट कर दो, उसको बोला जा रहा है कि भैया लॉजिक तो बता दो, कह रहा लॉजिक बाद में सीख लेगा। ये बड़ी सही चीज है, मतलब कि क्या करना है वो करना है बस, पर लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है उसके किसी को नहीं पता है। भैया मार्क्स ना पूरे 100 में से 100 आने चाहिए, भैया 100 में से 100 तो आने चाहिए, पर लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो बता दो 1 मिनट के लिए, इसके पीछे लर्निंग क्या है, कह रहा सीखा पीका कुछ नहीं, बस रट लिया है। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो वो माहौल यहां पर बन रहा है। तो एक तो है आमिर खान जो सीख कर आगे बढ़ रहा है चीजों को, उसको मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो भैया चीजों को सीखने में लगा हुआ है, और दूसरी साइड में वो दूसरे वाला है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं गजब मूवी बनाई गई थी यार। तो वो बंदा है, वो क्या कर रहा है, वो खुद भी एक तरीके से एक मशीन की तरीके से बस काम कर रहा है। तो उस तरीके से आप लोग क्या सोच रहे हैं, और यहां पर अभी कई सारे भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं कि जापान में, वेस्टर्न कंट्री में, यूएसए में, जो यूके में क्या किया जा रहा है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, जो एक तरीके से सब सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है, ठीक है। तो टेक के हिसाब से सारी चीजें चल रही है, बच्चों के स्कूल में सारी चीजें एक तरीके से जो सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करा जा रहा है। तो ये बिना ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, ये झूठे एजम्पशन लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई बेस नहीं है इनका। ये कई सारे बोल रहे हैं कि जापान में तो सारी किताबें जो है वो रिप्लेस कर दी हैं, आज के में सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, पर लेकिन रियलिटी में अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। ये सारे झूठे बहाने बनाए जा रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं कि यहां से पीडीएफ खरीद लो और यहां से ये चीजें खरीद लो, मतलब सब चीजें बेचने के पीछे पड़े हुए हैं। यहां पर ये नहीं देखा जा रहा है कि रियलिटी में क्या प्रोवाइड कराना है। तो एक तरीके से ये आप लोगों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जो सही है उसको चूज करिए। आप लोग अपने माँ बाप का पैसा जो है उसको सही जगह लगाइए, और मैं तो ये बोलूंगा कि खरीदने की जरूरत ही नहीं है आज के डेट में। अगर थोड़ा सा आप लोग माइंड को अगर ढंग से यूज करें तो अपने सामने सिलेबस रखिए और सिलेबस के हिसाब से काम कीजिए। जो टॉपिक है आप लोग उनको सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाएगा, उसको देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर टाइम कम
कम है तो पहले ढंग से रिसर्च और स्टडी कीजिए, अपने यार दोस्तों से पूछिए, रिव्यू लीजिए अगर किसी ने कोई वो काम कर रहा है, और उसके बाद में आप लोगों को वो चीजें लेनी है। आंख बंद कर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना है, ठीक है, क्योंकि वो पैसे तो एक बार को देखा जाए पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, टाइम आप लोगों का जो बर्बाद हो जाएगा वो आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलने वाला है, पैसे तो आप लोग फिर से कमा लोगे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो आज की डेट में आप लोगों को दो चीजें बोलूं, एक तो है किताब हाथ में लेकर पढ़नी है, एक है आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ना है। तो किसमें ज्यादा मजा आता है? तो किताब को हाथ में लेकर भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, कुछ टाइम किताबों के साथ में भी आप लोग को बिताना चाहिए। तो यहां पर जापान के अंदर ऐसा नहीं है, जापान के अंदर तो इवन ये बताया जा रहा है, जापान के अंदर जो बच्चों को किताबें दी जा रही है प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यूरोपियन कंट्री, जापान, चाइना में वहां पर प्रिंटेड फॉर्म में ये मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, और जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको सप्लीमेंट की तरीके से दिया जा रहा है, ऑनलाइन जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि ये सप्लीमेंट है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि भैया ऑफलाइन सारी चीजें बंद कर दो, बस ऑनलाइन प्रोवाइड करा दो। सप्लीमेंट का मतलब है कि जो ऑफलाइन चल रहा है वो चल रहा है, ऑनलाइन भी ये चीजें देखने को मिल रही है, भैया आप लोग इनको देख लो। यानी कि मान लीजिए मैंने ऑफलाइन क्लास लेनी स्टार्ट कर दी, तो मैं ये बोलूंगा ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन तो पढ़ाई रहा हूं, ऑफलाइन भी क्लासें ले रहा हूं, जिसको करना है सामने बैठ के अगर मेरे पढ़ सकता है। तो यहां पर क्या होगा, एक तरीके से सप्लीमेंट्री हो गया है। यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि आज से ऑनलाइन क्लास बंद, ऑफलाइन चलेंगी बस, तो वो गलत चीज है, ठीक है। तो वो चीजें यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा तो नहीं आ पाएगा मेरे पास में, जो लोकल एरिया के वही आ पाएंगे, जैसे और आसपास के लोग आ जाएंगे। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो यहां पर एक तरीके से स्टेज वाइज जो स्पेसिफिक जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं, जो सीरियस कंसिडरेशन है सिस्टम के अंदर, वो हम लोग को लेकर चलनी पड़ेगी। आज के में भी मैंने आप लोगों को बताया जो जेनरिक जो लॉजिक लगाया जा रहा है करेंटली, यहां पर जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं वो कितने ज्यादा यूजफुल है, किस तरीके से उनको लेकर चलना है। एक यंगेस्ट जो एज का जो ग्रुप है ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो कैसे उसको लेकर चला जा रहा है, तो उसके आउटकम क्या आने वाला है। तो सब रिजल्ट के ऊपर फोकस दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं कि एक तरीके से वो सीख क्या रहा है, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक चीज यहां पर निकलकर आज के में सामने आ रही है। जीनियस बोला जाता है, अगर छोटे से बच्चे ने ना प्रोग्रामिंग कर दी तो ये देखिए ये जीनियस हो गया, भले उसके पीछे लॉजिक क्या है बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक गलत तरीका है, पहले आप लोगों को उसको समझाना पड़ेगा। बच्चे को एडल्ट की तरीके से ट्रीट करना, एक अलग एक तरीके से उसका माइंडसेट अलग क्रिएट करें आप लोग। हाँ, हो सकता है कि आप लोग उसको जो जीनियस बोल रहे हैं, पर लेकिन उसको समझाइए भी, वो जीनियस पढ़ने में हो सकता है, क्या सोसाइटी में इंटरेक्शन में वो जीनियस है, पता चला लोगों के सामने बात करने में भी उसको शर्म आती है, तो वो सारा जीनियस जो है वो साइड में रखा रह जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसके चलते रेगुलर टेस्टिंग जो है वो एक फिनोमिनन बन चुका है, बस टेस्ट देते रहो बच्चों से। अब क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है, वो कोई नहीं देख रहा है। तो ये जो ऐप है, इस तरीके के कई सारे उदाहरण आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो एक तरीके से गैम्बलिंग चल रही है आज के डेट में, एक माइंडसेट गैम्बलिंग वाला यहां पर देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे क्या करना है उसको देखना नहीं है। एक तरीके से पेरेंट्स का अपना भी काम होता है, बच्चे के ऊपर थोड़े ना रहेंगे कंप्लीटली। स्कूल में पहले जाया करते थे तो लगता था कि हाँ चलो स्कूल में गए, सही हाथों में है, टीचर्स के साथ में रहेंगे, पर लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। दुनिया भर के मैनिपुलेटिव एडवर्टीजमेंट आप लोगों के सामने आते हैं, जो कि खासकर कई सारी उल्टी सीधी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। पोर्नोग्राफी तक के एडवर्टीजमेंट आप लोग यहां पर देखने को मिल जाते हैं। हम लोग इसको भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, ये बच्चों के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में काफी खतरनाक चीजें यहां पर देखने को मिले। तो ये एक एडवाइस है पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सबके लिए, कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में बच्चे जो है काफी रिस्क फेस करें। तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कम से कम कि बच्चे रियलिटी में कर क्या रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी एज होती है जो बच्चे को एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकती है और काफी खतरनाक लेवल पर पहुंचा सकती है। तो आप लोगों को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि 12 दिसंबर तक यहाँ पर प्रोटेस्ट बढ़ गया है और किसानों के द्वारा बोला गया कि हाईवे को जाम किया जाएगा, खासकर दिल्ली हाईवे टू जयपुर, उसको जाम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट है और जो यहाँ पर फार्मर है उनके बीच में अभी कोई प्रॉपर रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने की भी बात की जा रही है। किसान जो है खासकर पड़ोसी देश जैसे दिल्ली के आसपास में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो यहाँ के लोग जो है यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेंट्रल को एक एश्योरेंस देना चाहिए रिटर्न में, लिखत में, कि हाँ भैया ये है और ये हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया लोग वहां पर पड़े हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग मुझे चीज देखने को मिली, किसी के द्वारा ये कमेंट किया गया था, अभी यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि यहाँ पर किसान जो है उनको खाना कौन खिला रहे हैं यहाँ पर, यानी कि किसान जो है यहाँ पर ये 2 हफ्तों से ज्यादा लगे हुए हैं कि अगर उनके पीछे खाना कौन खिला रहा है उनको। अरे कुछ तो शर्म करो, ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं और आप लोग उनसे बोल रहे हैं कि खाना कौन खिला रहा है किसानों को। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। मतलब कुछ भी बोलते हैं बस अपनी बात है उसको प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक फोकस देना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहिए, कि किसानों के अंदर जो डाउट है वो निकल जाए। प्राइवेट मंडी जो है
उसको किस तरीके से लेकर चलना है, जो किसानों के कंसर्न है, रजिस्ट्रेट करना है जो ट्रेडर को, और इसी के साथ में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके ऊपर फोकस देकर चलना है। यानी कि जो 3 बिल यहां पर ये आ रहे थे कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, ये फार्मर प्रोड्यूस के बारे में, फार्म इंपावरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में और कम्युनिटी के बारे में, तो पहले वाले में जो मैक्सिमम दिक्कत थी ट्रेड एरिया, ट्रेडर डिस्प्यूट और मार्केट फी, ये सबका सोल्यूशन निकालना है कि जो यहां पर ऑल्टरनेटिव है एपीएमसी मार्केट मंडी, उसके चलते यहां पर इसको भी ऐसे ही बनाया जाएगा, इसको ऐसे नहीं बनाया जाएगा सब इसमें जाना स्टार्ट कर दे और मंडी खत्म हो जाए। ट्रेडर का भी पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो होना चाहिए। डिस्प्यूट अगर होता है तो उसका ढंग से रिजोल्यूशन होना चाहिए और मार्केट फी लगनी चाहिए यहां पर, जो यहां पर ये ट्रेड एरिया है, ऐसा नहीं है कि इनको बिना मार्केट फी के अलाउ कर देंगे तो यहां पर ये चीजें बर्बाद कर देंगे। और जो सब्सिडी दी जाती है वो भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो किसानों के माइंड में जो डाउट है ये आप लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे, तभी चीजें सुधर पाएंगी। तो एक एश्योरेंस देना चाहिए, और ये एश्योरेंस जो देना है ये आधे दिल से नहीं पूरे दिल से देना चाहिए। यानी कि जो काम करना है ना पूरे दिल से करो उसको, तभी जाके चीजें यहां पर सुधरेंगी। कंप्लीट रिपील जो है कंट्रोवर्शियल जो लो है उसके बारे में जो बात चल रही है, तो यहां पर आप लोग देखिए अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उसने रिपील करने से मना कर दिया, फार्मरों ने प्रोटेस्ट हटाने से मना कर दिया, तो कैसे काम चलेगा यहां पर, तो कहां पर जाकर चीजें रुकेंगी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल गेन के बारे में न सोचें, किसानों के बारे में सोचें। किसान है तो फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, किसान है तो आज के में आप लोग जो सारे बड़े बड़े वादे करते हो ना, सबको खाना पहुंचा देंगे और ये कर देंगे, बिना किसानों के पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस मजे ले रही है कि हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, बीजेपी मजे ले रही है कि हम लोगों ने क्या किया, किसानों को खाना पहुंचा दिया, तुम तो एक्ट ही लेकर आए, आपस में लड़ रहे हैं। किसान कह रहा है कि हमारे ऊपर भी देख लो यार, हमारी तरफ को भी देख लो, जो तुम लड़ रहे हो कि हम लोग एक्ट लेकर आए, तुम्हारे बप्पा जाकर यहां पर खेतों में उगा रहे थे क्या, और तुमने यहां पर क्या काम किया, बस बांटा ही तो है, हमने उगाया है यहां पर, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं, क्रॉप पैटर्न है, कई सारे रिफॉर्म आने चाहिए, एग्रीकल्चर मार्केट में रिफॉर्म आने चाहिए, उसको कोई नहीं रोकेगा, वो जरूरी है आने चाहिए। पर लेकिन आज की डेट में अगर कोई नया चेंज लेकर आते हैं, जैसे मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बोला मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, तो कई सारे बच्चों की बॉडी रजिस्ट कर रही है, उनको उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पर लेकिन स्टार्टिंग में चेंज में रेजिस्टेंस आता ही आता है, जो उसके साथ में चेंज हो जाता है वो आगे निकल जाता है, नहीं होता है वो पीछे रह जाता है। तो इसी तरीके से यहां पर रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा, तो कुछ रिफॉर्म प्रॉपर वे में हम लोग को लेकर आने चाहिए। तो सेंटर को जो फार्मर से रिलेटेड जो फार्मर को दिक्कत हो रही है उनके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। अगर वो फ्री मार्केट के बारे में बात करें, कैसे लेकर चलना है, प्रोटेक्शन कैसे करनी है, नेगोशिएशन करनी है। आज के में जो बिग कॉर्पोरेशन है उनके बारे में अगर आप लोग बात करें, उनके इंटरेस्ट के बारे में तो सोच रहे हैं, पर किसानों के इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। तो जो जो विकृतियां हैं इसके अंदर में उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस आ सके किसानों में, क्योंकि किसानों को खेत में अनाज उगाना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो लेजिस्लेटिव एक तरीके से आप लोग लो लेकर आइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस परमानेंट बनाइए। इसी के साथ में फार्मर को रिश्योर होना चाहिए कि उनका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, कि उनका सामान लोग देंगे, और इसी के साथ में यहां पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, जैसे यहां पर मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग इंप्लीमेंट कर यहां पर चल सकते हैं। तो ये था यहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि याद रख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने रेड सी के बारे में। रेड सी है वो इंडियन ओशन के अंदर, दूसरा बोला गया रेड सी जो है यहां पर ये बात करें यूरोप और एशिया के बारे में, ठीक है, कि यहां पर यूरोप और एशिया के बीच में आता है। तो कहां पर है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर ए। रेड सी कहां पर है, रेड सी यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये अरेबिया जो सऊदी अरेबिया उसके नीचे, ठीक है, गल्फ ऑफ एदन हो गया यहां पर, और यहां पर मेडिटेरेनियन सी हो गया, और ये रेड सी हो गया, ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये गल्फ ऑफ ओमन, ठीक है। तो ये है यहां पर पर्टिकुलर एरिया जो कि मैप में पूछा गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर यहां तक लेक्चर देख लिया तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।